मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है सावित्री नाम की एक माँ की, जिसके लिए उसका बेटा वरुण ही उसकी पूरी दुनिया था। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी शहर, जिसका नाम है देवगढ़, जहाँ की हवा में आज भी सादगी और अपनापन घुला हुआ है। सावित्री का जीवन संघर्षों से भरा था। जब वरुण बहुत छोटा था, तभी उसके पति दयासागर एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए। उस दिन सावित्री ने अपने आंसू पीकर एक कसम खाई थी, वह अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। देवगढ़ में उनकी थोड़ी सी उपजाऊ पहाड़ी जमीन थी और एक पुश्तैनी लेकिन मजबूत मिट्टी का घर। सावित्री ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह खेत पर जाती। पहाड़ी इलाका होने के कारण खेती आसान नहीं थी, पर उसने हार नहीं मानी। शाम को वह शहर के पास लगे बाजार में अपनी सब्जियां और फल बेचने जाती। उसने वरुण को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अपनी इच्छाओं को दबाकर बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की। उसका सपना बस एक ही था, वरुण एक बड़ा आदमी बने, शहर जाए और एक सुखद जीवन जिए। समय पंख लगाकर उड़ गया। वरुण अब एक नौजवान था, जिसकी आंखों में मुंबई की चकाचौंध भरी हुई थी। वह हमेशा अपनी माँ से कहता था, माँ, ये देवगढ़ मेरी किस्मत नहीं है। मैं यहाँ सड़ नहीं सकता। मेरे बड़े सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। एक शाम, जब सावित्री घर के आंगन में बैठी तारा गिन रही थी, वरुण अपना बैग पैक कर रहा था। सावित्री ने दर्द भरी आवाज में कहा, वरुण, मेरे बच्चे, तू मुझे छोड़कर कैसे जा रहा है? तेरे पिता के जाने के बाद तू ही तो मेरी आंखों की रोशनी है। अगर तू भी चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक बार मेरे बारे में तो सोच। वरुण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका चेहरा एक कठोर निश्चय से भरा था। माँ, तुम चिंता मत करो। ये कुछ ही दिनों की बात है। मैं वहां जाकर नौकरी ढूंढूंगा, एक कमरा लूंगा और सब कुछ सेट होते ही तुम्हें बुला लूंगा, उसने लापरवाही से कहा। लेकिन बेटा, सावित्री ने लगभग भीख मांगते हुए कहा, तेरी नौकरी अभी पक्की नहीं है। वहां तेरा कोई ठिकाना नहीं है। कम से कम अभी मत जा। जब पक्की नौकरी मिल जाए तब चले जाना। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन वरुण के कानों पर मां की आवाज का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना बैग उठाया और एक झटके में मां के हाथ को झटक कर घर से बाहर निकल गया। सावित्री वहीं जमीन पर बैठकर घंटों रोती रही। उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजकर वापस लौट आती थी। उसने बार बार चीखा, बेटा, मुझे मत छोड़ आज। मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। लेकिन वरुण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वरुण के जाने के बाद सावित्री की जिंदगी बस फोन की घंटी पर टिकी रह गई। उसके दिन और रात सिर्फ बेटे की चिंता में गुजरते थे। कुछ महीने इसी तरह बीते। एक दिन सावित्री ने हिम्मत करके वरुण को फोन किया और कहा, बेटा, मैंने ठान लिया है। मैं अकेले और नहीं रह सकती। तू मुझे अपने पास बुला ले। मैंने देवगढ़ की वह पहाड़ी जमीन बेचने का फैसला किया है। उस पैसे से तू मुंबई में एक छोटा सा घर खरीद लेना और अपनी नौकरी अच्छे से करना। इस तरह मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। शुरुआत में वरुण ने आनाकानी की, लेकिन जैसे ही उसने जमीन के बिकने और पैसे की बात सुनी, उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है मां, उसने जल्दी से कहा। मैं 4-5 दिन में आता हूं, फिर देखते हैं क्या करना है। 4 दिन बाद वरुण देवगढ़ आया। उसने 2-3 ब्रोकरों से बात की और अगले ही दिन मां को बताया, मां, हम जल्दी में जमीन बेच रहे हैं, इसलिए अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, पर जो भी मिल रहा है वो बहुत है। मैंने डीलर से बात कर ली है। वो कल अपनी पार्टी लेकर आएगा और 5-6 दिन में सब कागजात और पैसा तैयार हो जाएगा। अगले दिन रविवार था। वरुण को वापस जाना था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया और कहा कि वह जमीन मां को दिखा देना। सावित्री ने डीलर को जमीन दिखाई, लेकिन घर के बारे में कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते बाद वरुण छुट्टी लेकर वापस आया। वह पहले ही डीलर से एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा चुका था। जब डीलर कागजात लेकर आया तो वरुण ने झटपट दस्तखत कर दिए, लेकिन फिर उसने कागजों को देखते हुए कहा, अरे, ये तो सिर्फ जमीन के कागज हैं। मैंने तो घर के कागज भी तैयार करने को कहा था। डीलर ने मुस्कुराकर कहा, वो मैं भूल गया था, पर आप चिंता मत करो। मैंने सुना है कि यहां जल्दी ही कोई बड़ी सरकारी परियोजना आ रही है।
अभी घर का अच्छा दाम नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में यह बहुत महंगा बिकेगा। पैसे के लालच में डूबे वरुण को यह सुनकर खुशी हुई। उसने तुरंत जमीन का सौदा पूरा किया, ढेर सारा पैसा लिया और फिर सोचा, अगर माँ यहीं रहेगी तो मुझे बार बार घर बेचने आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसे साथ ले जाऊं। उसने माँ से कहा, माँ, अपना सामान पैक करो, अब हमारे पास पैसा है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सावित्री के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया। वह खुशी खुशी सारा सामान पैक करके वरुण के साथ निकल पड़ी। देवगढ़ से निकलकर उन्होंने मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ी। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। खिड़की के पास बैठी सावित्री बाहर के नजारे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। आज उसका बेटा उसे अपने साथ ले जा रहा था। वरुण ने देखा कि मां सो नहीं रही है, वह लगातार बाहर देख रही है। उसने पैसों से भरा बैग अपने सिर के नीचे रखा और ऊपर की बर्थ पर लेट गया। कुछ घंटे बाद वरुण जागा और मां से कहा, मां, आप थोड़ी देर लेट जाओ। कब तक यूं ही बैठी रहोगी? सावित्री ने वरुण के कहने पर आंखें बंद कर लीं। वह बहुत थकी हुई थी और आज उसका मन भी शांत था, इसलिए उसे तुरंत गहरी नींद आ गई। वरुण ने इंतजार किया। जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि मां गहरी नींद में है, तो उसने अपने सारे बैग उठाए। उसने सावित्री का छोटा सा बैग उसके पास रखा और जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन वडोदरा पर रुकी, वह जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर गया और भाग गया। मां वहीं सोती रह गई। ट्रेन वडोदरा से आगे निकल गई। कुछ घंटों बाद जब सावित्री जागी तो उसने देखा कि वरुण वहां नहीं है। उसने रोते हुए आसपास के यात्रियों से पूछा, मेरा बेटा कहां गया? क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? ट्रेन में हंगामा खड़ा हो गया। कुछ ने कहा कि वह शायद कुछ खरीदने गया होगा और ट्रेन छूट गई होगी। कुछ ने शक जताया कि वह जानबूझकर छोड़कर गया होगा। तभी टिकट, टीसी वहां आया। सावित्री ने रोते रोते उसे पूरी बात बताई। टीसी को शक हुआ, लेकिन उसने फिर भी वरुण को फोन करने की कोशिश की। सावित्री को याद आया कि उसके बैग में वरुण का नंबर लिखा हुआ है। टीसी ने उस नंबर पर कॉल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, क्या मैं वरुण से बात कर रहा हूं? टीसी ने पूछा। हाँ, मैं वरुण बोल रहा हूं। कौन? मैं टिकट कलेक्टर हूं, अपनी मां से बात करो। टीसी ने फोन सावित्री को दिया। सावित्री ने सिसकते हुए कहा, बेटा, तू कहां है? झट से वरुण ने फोन काट दिया। टीसी ने दोबारा मिलाया तो फोन बंद आ रहा था। वहां मौजूद सब लोग समझ गए थे, आपका बेटा जानबूझकर आपको यहां छोड़ गया है। टीसी ने दुख से कहा। सावित्री को यकीन नहीं हुआ। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हम अपना घर बेचकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। उसने ऐसा क्यों किया? एक यात्री ने पूछा। आपने घर भी बेच दिया? नहीं, सावित्री ने जवाब दिया। हमने जमीन बेची है, घर अभी भी है। हमने सोचा था कि बाद में बेचेंगे और उस पैसे से शहर में एक अच्छा घर खरीदेंगे। सब लोग समझ गए कि बेटे ने लालच में अपनी मां को धोखा दिया है। लंबी बहस के बाद सबने मिलकर यह फैसला किया कि सावित्री को देवगढ़ अपने पुराने घर वापस जाना चाहिए। शायद पैसे के लालच में वरुण उस घर को बेचने एक दिन जरूर आएगा, लेकिन समस्या थी कि सावित्री के पास पैसे नहीं थे। तभी एक भले आदमी ने, जिसका नाम रमन था, सावित्री को 200 रुपए दिए। उसके बाद वहां मौजूद सभी यात्रियों ने 100-200 रुपए करके दिए। इस तरह सावित्री के पास लगभग 1000 रुपए जमा हो गए। वडोदरा स्टेशन पर उतरने के बाद रमन और उसकी पत्नी ने सावित्री को देवगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठाया। रमन ने उसे सावधानी बरतने और किसी को भी अपनी आपबीती न बताने की सलाह दी, ताकि कोई उसकी लाचारी का फायदा ना उठा सके। सावित्री वापस देवगढ़ पहुंची। अपने घर का दरवाजा खोलते ही उसकी पड़ोसी और पुरानी सहेली अंजना उससे मिलने आई। अरे सावित्री, तू तो बोली थी कि तू अब कभी वापस नहीं आएगी। तू अचानक अकेली कैसे लौट आई? अंजना ने पूछा। सावित्री की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अंजना ने उसे गले लगाया।
सावित्री ने सफर में हुई पूरी घटना अंजना को बताई। कैसे वरुण ने उसे ट्रेन में छोड़कर भाग गया। अंजना हैरान थी। उसे वरुण पर गुस्सा आया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। उसने अपने बेटे के फोन से वरुण को कॉल किया। वरुण ने अनजाने नंबर देखकर फोन उठा लिया। हेलो बेटा वरुण, मैं अंजना हूं, तुम्हारी अंजना आंटी। अंजना ने कहा। मैंने सोचा सावित्री से बात कर लूं। वह तो अब तुम्हारे साथ मुंबई में रहती है ना? वरुण घबरा गया। अरे आंटी, माँ माँ अभी मेरे साथ नहीं है, मैं आपको बाद में बात करवाता हूँ, कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया और उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वरुण को लगा कि माँ कहीं भटक रही होगी, इसलिए उसने समय खरीदने की कोशिश की। लेकिन अंजना सच जान चुकी थी। इस बार अंजना ने सावित्री को संभाला। सावित्री, तूने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? इस गांव में तेरे पास एक छोटी सी जमीन थी, पर अपनी मेहनत से तूने यह घर और दूसरी जमीन भी खरीदी। तू कोई कमजोर नहीं है, तुझे अब अपने लिए जीना है, अंजना ने उसे समझाया। सावित्री ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। तू सही कह रही है अंजना, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। सावित्री ने अपनी पुरानी खेती का काम फिर से शुरू किया। वह जमीन किराए पर लेती, मजदूरों को रखती और अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती। धीरे धीरे उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। उसने अपनी बचत से थोड़ी थोड़ी जमीन फिर से खरीदनी शुरू कर दी। अब उसे वरुण के लिए पैसा बचाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह अपने मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करने लगी। 1 साल बाद वह और भी अमीर हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई थी। एक दिन वही प्रॉपर्टी डीलर कुछ लोगों को लेकर सावित्री का पुराना घर दिखाने आया। सावित्री घर पर नहीं थी, लेकिन उसके पड़ोसियों ने उसे आते देख लिया। सावित्री ने तुरंत अपने पड़ोसियों को सावधान किया। अगर कोई घर के बारे में पूछे तो कहना कि यह घर ज्यादातर बंद ही रहता है, मालिक शहर में रहते हैं। जब डीलर ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने वही कहा जो सावित्री ने सिखाया था। डीलर ने उन्हें बताया कि वह घर बेच रहा है और पड़ोसियों ने उससे फोन नंबर ले लिया। सावित्री जान गई कि वरुण जल्द ही घर बेचने के लिए देवगढ़ आएगा। वह बदले की नहीं, बल्कि न्याय की तैयारी में जुट गई। उसने देवगढ़ के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसके बेटे ने उसे धोखा दिया, जमीन बेचकर उसे बेसहारा छोड़ दिया और अब वह घर बेचने के इरादे से आ सकता है। पुलिस ने भी वरुण का इंतजार करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद वरुण और उसकी पत्नी प्रिया देवगढ़ आए। उन्हें लगा कि मां तो दूर कहीं खो गई होगी। वे जल्दी से घर बेचकर मुंबई लौट जाना चाहते थे। वरुण ने प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया और अगले दिन रजिस्ट्री तय कर दी। अगले दिन 10 बजे जब वरुण और प्रिया घर में ताला लगाने वाले थे, तभी अंजना और सावित्री के कुछ पुराने मजदूर, जिनकी बच्चों की शिक्षा में सावित्री ने मदद की थी, वहां पहुंच गए। उनके पीछे 2 पुलिस वाले भी थे। वरुण अपनी मां को देखकर चौंक गया। मां, तुम यहां? तुम्हें तो... वह हकलाने लगा। सावित्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अडिग खड़ी रही। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, वरुण ने झूठ बोला। मैं तुझे ढूंढ रहा था। बस कर वरुण, सावित्री ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा। मुझे पता है कि तू क्या कर रहा है। तूने मेरा फोन क्यों काट दिया, क्यों बंद कर दिया? क्या तुझे लगा कि मैं एक लावारिस सामान हूं जिसे तू चलती ट्रेन में छोड़ देकर भाग जाएगा? वरुण और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पुलिस ने आकर वरुण को गिरफ्तार कर लिया। नहीं मां, ये क्या कर रही हो? वरुण ने चीख कर कहा। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मां, मुझे बचा लो, मैं माफी मांगता हूं। सावित्री ने एक शांत और दृढ़ आवाज में कहा। नहीं बेटा, यो नाटक अब और नहीं चलेगा। तूने मुझे चलती ट्रेन में एक बदनसीब सामान की तरह छोड़ा और भाग गया। मैं नहीं जानती कि तू कौन है और तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, यह तेरे कर्मों का फल है। वरुण की पत्नी प्रिया भी गिड़गिड़ाने लगी। सावित्री आंटी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही इनसे जमीन बेचने को कहा था। यह सब मेरी गलती है। सावित्री ने प्रिया की ओर देखा। तूने मुझे धोखा दिया, यह ठीक है, उसने कहा, लेकिन तूने इसे ऐसा करने को उकसाया। कर्मों का हिसाब हर किसी को चुकाना पड़ता है। सावित्री ने पुलिस से कहा, इसे ले जाए
और इस घर को बेचने की कार्रवाई रोक दी जाए। जब तक यह आशा पूरी नहीं करता, यह घर मेरा ही रहेगा, क्योंकि यह मैंने अपने कठिन परिश्रम से खरीदा था। पुलिस वरुण को लेकर चली गई। सावित्री अकेली खड़ी रही। उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द था। उसने अपने बेटे को दंडित किया था, लेकिन यह उसके लिए न्याय की अंतिम पराकाष्ठा थी। अगले दिन सावित्री ने अखबार में एक विज्ञापन दिया, जिसमें उसने वरुण और प्रिया को अपने घर और संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा की। सावित्री ने अपनी बची हुई जिंदगी अंजना के साथ मिलकर अपने काम में लगाई। उसने एक बड़ा धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया, जिसमें उसने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, ताकि उसके जैसे किसी और गरीब माँ बाप को अपने बच्चों से धोखा ना मिले। उसने ट्रस्ट का नाम अपने पति के नाम पर रखा, दयासागर फाउंडेशन। और इस तरह एक माँ ने अपने बेटे को दंड दिया, लेकिन वह दंड सिर्फ एक बेटे के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक था जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं। सावित्री ने रोकर नहीं, बल्कि मेहनत और न्याय से अपनी जिंदगी में शांति वापस पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है।